साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके साथ साझा करूंगा विसर्ग संधि का ये वीडियो। जैसा आप जानते हैं मैंने संधि के आपको 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार वह है जब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है तब वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि जिसमें बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा होती है। दूसरी थी आपकी गुण संधि जिसमें ऊपर एक मात्रा होती थी अर्थात ए या ओ की मात्रा होती थी। तीसरी संधि थी आपकी वृद्धि संधि जिसके ऊपर ऐ या औ की मात्रा होती थी अर्थात ऊपर 2 मात्राएं होती थी। उसके बाद आती थी आपकी यण संधि जिसके अंदर य व र से पूर्व आपका आधा वर्ण बनता था। और उसके बाद की रैनी संधि जो 3 अक्षरों वाली होती थी या जिसके अंदर अय आय आव आव आता था। उसके बाद मैंने व्यंजन संधि के कुछ नियम आपको लिखाए थे। व्यंजन संधि में जैसे आपने पहला कचट तप वाला नियम पढ़ा था। कचट तप के बाद अगर कोई वर्ग आता है, तीसरा चौथा आता है या स्वर आते हैं, वहां आपने नियम पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा नियम आपने पढ़ा कचट तप के बाद अगर पंचमाक्षर आता है तो वह पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपने माफ कीजिएगा मैं वाले नियम पढ़े। मैं के बाद अलग अलग स्वर आए, अंतस्थ आए, वो वाला तीसरा नियम आपने पढ़ा। चौथा फिर आपने पढ़ा तय और दय के बाद अलग अलग चीजें आई। फिर आपने एक और नियम पढ़ा 5वां और 6वां। 6 नियम मैंने आपको लगभग वहां पढ़ाए हैं, वो आपने याद भी किए हैं, आप उसको बार बार देख सकते हैं। अब अंतिम है विसर्ग संधि। जब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार के लिए हम विसर्ग संधि का जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, तब उसके अंदर प्रथम शब्द के अंतिम जो समाप्ति वर्ण है उसके बाद विसर्ग आता है। और विसर्ग की केवल 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली ये जब उस अंतिम शब्द के बाद आने वाला जो विसर्ग है उससे पहले ए की आवाज हो या ई और ऊ की आवाज हो। मैंने 2 नियम लिखे हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। मैं विसर्ग संधि के 2 ही नियम आपको पढ़ाऊंगा, थोड़े से अपवाद पढ़ाऊंगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल 2 ही नियम हम पढ़ेंगे। पहला नियम ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, दूसरा नियम यहाँ लिखा हुआ है। आज हम पहला और दूसरा नियम दोनों एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं अघोष वर्ण, इधर लिखे हैं सघोष। और अघोष को मैंने लिखा है कै खे, चे छे, टे थे, ते थे, पे फे, और उसके अलावा मैंने लिखा है बड़े वाला से और छोटे वाला से। ये मैंने सब अघोष के अंदर लिखे हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है अगर इनके बाद, इन अघोष के बाद अगर हम ये पहले वाला वर्ण है, पहले वाले वर्ण के बाद में जो जिसके बाद में विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले ए की आवाज हो, जैसे मन है अर्थात ए की आवाज अगर है, तब वहां उसके बाद अगर कैसे बनने वाला है, खे से बनने वाला कोई शब्द आएगा तब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर च या छ से आने वाला कोई शब्द आए विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले जबकि ए है, विसर्ग से पहले ए की आवाज है अगर अघोष के अंदर, अघोष के अंदर विसर्ग से पहले ए की आवाज होने पर कै खे अगर आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं। कुछ स्थितियों में कै के बाद अगर परिवर्तन होता है, मैंने यहाँ थोड़ा सा छोटा सा लिखा है से आधे से में भी कई जगह परिवर्तन होता है। अगर कई परिस्थितियां ऐसी होंगी विसर्ग से पहले ए है, बाद में कै है अगर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कै का परिवर्तन आधे विसर्ग का परिवर्तन माफ कीजिएगा आधे से में होगा, वो हम देख लेंगे अपवाद के रूप में। अगर छे आएगा, पहला वर्ण जो विसर्ग वाला है, विसर्ग वाला शब्द है, उससे पहले अगर हमारा ए है और बाद में चे आएगा तो ये बड़े वाले से के अंदर परिवर्तित होगा आधा। हलन मैंने यहाँ लगाया है। टे आएगा तो से में परिवर्तन होगा, ते आएगा तो छोटे वाले से में होगा, पे आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और से आएगा तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात केवल 3 ही परिवर्तन होंगे, बड़े वाला से, षटकोण वाला से, छोटे वाला से, ये 3 ही परिवर्तन है। उसके अलावा अगर ए के बाद सघोष आए, सघोष के अंदर गे घे उंगे अगर आता है तो ओ, जय झे ये आए तब भी ओ, डे ढे अने आए तब भी ओ, डे ढे ने आए तब भी ओ, बे भे में आए तब भी ओ, ये रे ले आए तब भी ओ। लेकिन मैंने रे के लिए एक स्पेशल केस लिखा है, मैंने छोटा स्टार लगाया है। अगर ये प्रथम वर्ण जिसमें विसर्ग लगा है, प्रथम शब्द जिसमें विसर्ग लगा है, उससे पहला जो वर्ण है उसमें ए है, ए की आवाज शामिल है, और बाद में रे आए, तब रे आने पर एक विशेष केस होता है कि वहां बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तन होता है। वहां देखेंगे ये ई और ऊ के लिए था। अभी बात करते हैं हम ए के अलावा अगर कोई स्वर आए, अगर ए के अलावा कोई स्वर आए उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर ए के बाद ए ही आ जाए तो ओ, और है अगर है तो उसके बाद भी ओ का परिवर्तन होता है। ये सारे वो परिवर्तन हैं जो ये नियम नंबर 1, पूरा का पूरा नियम नंबर 1 जो मैंने आपके नोट्स के अंदर लिखा भी है, आपको समझाया है। अर्थात अगर विसर्ग से पहले ए की आवाज है तब हमारे कै का परिवर्तन कोई नहीं। कुछ केस के अंदर कै का परिवर्तन आधे से के अंदर, जैसे नमः प्लस कार में नमस्कार होता है, आधे से में परिवर्तित होता है। जैसे प्रातः काल, वहां प्रातः काल का प्रातः काल ही लिखा जाता है। ये दोनों इसके प्रकार हैं।
चे के लिए से, टे के लिए से, षटकोण वाला से, थे के लिए छोटे वाले से, पे के लिए कोई परिवर्तन नहीं, बड़े वाले से और छोटे वाले से के लिए कोई परिवर्तन नहीं। इधर सघोष के लिए ओ, इन सभी के लिए सघोष के लिए ओ का परिवर्तन होता है। उसके अलावा नियम नंबर 2 की बात करते हैं। अगर विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटे ऊ की आवाज है तब परिवर्तन क्या है? परिवर्तन षटकोण वाले से में, आठवीं वाले का भी, स्पर्श व्यंजनों का जो पांचवा है उसका परिवर्तन भी पहले का और पांचवे का परिवर्तन षटकोण वाले से में होता है। बाकी सेम यही, से का से, ये भी से, ये भी से। अर्थात याद करने का तरीका कैसे है? स्पर्श के पहले और आखिरी में षटकोण वाला से, फिर वही क्रम बड़ा षटकोण और से, ये वाला क्रम जो इसमें था सेम यही क्रम इसमें था। उसके अलावा अगर ये आपके नियम नंबर 2 की बात करें तब ऊष्म व्यंजन जो अघोष के अंदर है, इनके अंदर आपका ई होने पर छोटे वाले से और बड़े, छोटे वाले से और बड़े वाले से के आधे वर्णों में परिवर्तन होता है विसर्ग का। इसके अलावा नियम नंबर 2 में अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ की आवाज है तब सघोष का परिवर्तन रे में, जय वाले का भी रे में, इनका भी रे में, इन तीनों का भी रे में, इन तीनों का भी रे में, ये रे का भी रे में। लेकिन मैंने भी बताया था सवाल के रूप में अगर ई बाद में है, विसर्ग से पहले ई है और बाद में आपकी बड़ी ई और बड़ी ऊ बनेगा, मैं उदाहरण में भी आपको बताऊंगा। अगर यहाँ ए के अलावा कोई स्वर है, ए के अलावा कोई स्वर है तब ई ऊ की आवाज होने पर ये रे में परिवर्तन होगा और ए का भी रे में परिवर्तन होगा। ये कुल मिलाकर नियम थे। एक बार फिर से फटाफट से नियम देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को मैंने एक साथ लिखा है, आप भी ऐसे लिखिए, के खे गे घे उंगे, चे छे जे झे ये, ते ठे डे ढे अणे, ते ठे दे धे ने, पे फे बे भे में, शे और ये वाला अघोष का ये से बड़े वाला से सघोष में चला जाता है इधर और अंत होते हैं सघोष के अंदर, ये रे ले सभी स्वर भी सघोष के अंदर होते हैं। तो स्वरों को मैंने 2 कैटेगरी में लिखा है, मैंने सामने 3 का निशान लगाकर भी यहाँ दर्शाया है। मतलब अगर विसर्ग से पहले ए है तो परिवर्तन ये वाली लाइन, विसर्ग से पहले अगर ई है या ऊ है तब आपकी ये वाली लाइन परिवर्तन में। उसके अलावा सघोष का परिवर्तन होगा ओ के अंदर अगर ए शुरुआती वर्ण विसर्ग में है। उसके अलावा अगर ई ऊ है तो रे में परिवर्तन। अर्थात यहाँ लिखने का क्रम आप एक बार फिर से देख लीजिए, लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले इन पांचों को लिखिए, पांचों को लिखने के लिए पहले वाले में और लास्ट वाले में कब, बीच वाले में है बड़े वाला से, षटकोण वाला से, छोटे वाला से। उसके अलावा जब ई ऊ का याद करते हैं तो पहले वाले में षटकोण वाला से, लास्ट वाले में षटकोण वाला, फिर बाद में तीनों यही बड़े वाला से, षटकोण वाला से, छोटे वाला से, ये ऐसे याद रहेंगे। से को याद करने के लिए से में परिवर्तन ए के लिए तो कोई नहीं होता है, से के लिए परिवर्तन यहाँ होता है। इधर सभी के अंदर ओ है, अगर ए पहले आएगा, ई ऊ आएंगे तो सभी के अंदर रे है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। नमः जमा कार, नमः जमा कार, नमः जमा कार को लिखते हैं नमस्कार, अर्थात नमस्कार, क्योंकि ए की आवाज यहाँ है और बाद में आया है के, ए की आवाज यहाँ है और बाद में आया है ए की आवाज यहाँ है और ये आया है के। तो यहाँ पर हमने या तो छोटे वाले से में परिवर्तन करेंगे या कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। छोटे वाले से में परिवर्तन हुआ है नमस्कार। प्रातः जमा काल यानी कि ए के बाद के आया है, ए के बाद के आया है, तो मैंने क्रॉस का निशान लगाया। कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, कुछ में परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा उदाहरण नंबर 3, अंतः प्लस चेतना, अर्थात विसर्ग से पहले ए की आवाज है और फिर चे है, विसर्ग से पहले ए की आवाज, ये वाली लाइन नियम चलेंगे, फिर है चे, तो आधी से में बड़े वाला से जो है वो आधा ऊपर बन जाएगा। अंतश्चेतना, ये मैंने लिखा है अंतश्चेतना। मनः जमा ताप, अर्थात ए की आवाज है उसके बाद तय आया है, ए की आवाज है उसके बाद फिर तय है, तो आधे वाला से हो जाएगा, अर्थात मनस्ताप, आधा से आया है। फिर है अधय जमा पतन, अधय अर्थात विसर्ग से पहले ए की आवाज है, फिर है तय, ए की आवाज वाले नियम लगेंगे, फिर आया है पे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने लिखा है अधय पतन, ऐसी ऐसी। फिर है रजह जमा गुण, अर्थात ए विसर्ग से पहले ए, उसके बाद आया है गे, गे आता है आपका यहाँ सघोष के अंदर, तो परिवर्तन होगा ओ के अंदर, अर्थात लिखा जाएगा रजोगुण। ऐसे ही सर है जमा जय, अर्थात यहाँ विसर्ग से पहले ए, उसके बाद में आया है जय, जय है इस वर्ग से और ये है सघोष, तो ओ यानी कि सरोज। इसी तरह तप है प्लस धन, अर्थात तपोधन। इसी तरह मन है जमा भाव, तो मनोभाव। इसी तरह मन है जमा योग, यहाँ अंतस्थ आया है, अंतस्थ ये रहा है सघोष के अंदर, अंतस्थ आएगा ए के बाद अगर आएगा। पहले वाले सारे उदाहरण मैंने ए वाले लिखे हैं, यहाँ तक सारे उदाहरण ए वाले हैं। उसके बाद फिर ई और ऊ वाले उदाहरण हैं, ई और ऊ वाले, और उससे पहले सारे उदाहरण ये ए वाले हैं, ये सभी ए वाले हैं और ये सभी ई और ऊ वाले हैं। अर्थात मन है ए के बाद अगर अंतस्थ आएगा तो ओ में परिवर्तन होगा, अर्थात मनोयोग। पय है प्लस हारी है आया है तो ओ हो जाएगा, अर्थात
पयोहारी, मनह जमा उच्छेद, मनह जमा उच्छेद अर्थात स्वर आया है, ए के अलावा स्वर, ए के अलावा स्वर आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ऐसे ही रहेगा, विसर्ग घट जाएगा, विसर्ग घटेगा। मन जमा उच्छेद अर्थात मनोच्छेद। उसके बाद आया है आपका उसके बाद आया है 13वां आपका मनो अनुसार। मनो अनुसार के लिए आप कर सकते हैं अर्थात इसके बाद ए के बाद ए ही आया है अर्थात हो जाएगा ओ, मनो अनुसार, मनो अनुसार। उसके अलावा आपका आएगा दू जमा काल अर्थात अब ऊ वाले ई और ऊ अर्थात यहाँ ऊ की मात्रा है, ऊ के बाद क्या है, ऊ के बाद अगर क्या आएगा तो ये आएगा आधा सह हो जाएगा, दुष्काल, ये लिखा है आधा सह षटकोण वाला। नी छोटी ई आई है विसर्ग से पहले, फिर आया है च, च आता है यहाँ तो ये वाला सह बनेगा अर्थात निश्चय, ये आधा सह। धनु ऊ आया है, फिर ट आया है, फिर आधा सह बनेगा धनुष टंकार। वी आया है, विसर्ग आया है, तो स्तार आया है अर्थात विस्तार, छोटे वाला सह बनेगा क्योंकि वी से पहले ई के बाद है, फिर आया है तय। तय आपका है कहाँ, तय है आपका तय आया है यहाँ अर्थात ये छोटे वाला से। विस्तार, निफल इसी तरह इसका आधार से निष्फल। निशुल्क अर्थात यहाँ विसर्ग पे नी और शुल्क, स के लिए आप अगर देखें तो स के लिए हमने कहा था कि ये आधा होके आ जाएगा निशुल्क, या तो निशुल्क ऐसे करके लिखते हैं आधा से करके नी और आधा से और शुल्क, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों ही तरह ठीक है। उसके बाद दुर्गुण, दू जमा गुण अर्थात ऊ के बाद विसर्ग लगा है, उसके बाद आया है गे, गे आता है यहाँ तो रे में परिवर्तन होगा दुर्गुण। इसी तरह दुर्जन, इसी तरह दुर्दशा, इसी तरह निबल, निबल का निर्बल हो जाएगा क्योंकि छोटी ई यहाँ आई है, बै आया है, छोटी ई आई है, बै आया है, तो ये वाला नहीं है अर्थात रे में परिवर्तन होगा, रे में परिवर्तन होने का मतलब दुर्बल। इसी तरह निर्बल, इसी तरह निरोग, लेकिन ये वाला नियम देखिए नी प्लस रोग अर्थात यहाँ विसर्ग से पहले ई की आवाज है और बाद में है रे, विसर्ग से पहले ई की आवाज है और बाद में है रे। रे वाले के अंदर मैंने यहाँ लिखा है बड़ी ई या बड़े ऊ में परिवर्तन होगा अर्थात ये वाली जो नी है बड़े ई में बदल जाएगी अर्थात बड़े ई की मात्रा लगेगी निरोग। इसके बाद है नी जमा मल अर्थात निर्मल। ये कुछ 25 उदाहरण थे जो मैंने आपको समझाए हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, इसका जो पूरा का पूरा रिवीजन है आप बार बार करिए, ये विसर्ग संधि है अपने आप में, दोनों नियम मैंने इसमें लिखे हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अघोष ये लिखे हैं सभी, सघोष यहाँ लिखे हैं, ये नियम नंबर 1 है, जब प्रथम शब्द के बाद में जो विसर्ग लगा है उससे पहले ए की आवाज है तो ये वाले नियम चलेंगे, अगर ए की आवाज हो तो सघोष के अंदर ये वाले नियम चलेंगे। बस एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद रखें, आगे भी मैं बताऊंगा विस्तार से। अगर आपको जुड़ा हुआ शब्द मिलता है, जुड़ा हुआ शब्द मिलता है, ये वाले शब्द आपको मिलते हैं संधि पहचाननी, तो बहुत आसान है, 3 ही तो चीजें देखनी है। अगर ऊपर कहीं ओ की मात्रा है, ऊपर कहीं ओ की मात्रा है तो विसर्ग संधि है। ऊपर ओ की मात्रा कहाँ है, ये यहाँ विसर्ग, यहाँ ओ की मात्रा, 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 जहां ऊपर ओ की मात्रा लगती है सब जगह विसर्ग संधि, बिना परेशान हुए आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इसका समस्या केवल एक जगह आता है कि उधर आपकी जो गुण संधि है उसमें भी ऊपर ओ की मात्रा आती है, बस वो देखना है कि संधि के जोड़ पर क्या है, वहां थोड़ा सा आपको मैं अंतर आखिरी में बताऊंगा कि क्या अंतर हो सकता है, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि हम जो गुण संधि है और विसर्ग संधि है उसका अंतर कैसे पहचानेंगे। वैसे पता लग जाता है क्योंकि जोड़ पर अगर मात्रा ओ की है तो संधि होगी आपकी विसर्ग संधि, लेकिन उसका अंतर क्या होगा, उसमें दोनों साइड में स्वर होते हैं, स्वर संधि के अंदर जो आपकी गुण संधि है उसमें दोनों साइड में स्वर हैं, यहाँ एक साइड में विसर्ग होता है, इसलिए ये अंतर है। बाद में हालांकि विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर हमने देखा ओ के माध्यम से देख सकते हैं, अगर कहीं ऊपर रे निकला है या नीचे रे निकला है, जैसे क्रम में नीचे रे निकलता है वो वाला रे, या फिर दुर्गुण में ऊपर आधा रे जो निकलता है, अगर वो कहीं दिखाई दे तो सीधी विसर्ग संधि। जैसे अगर मैंने ऊपर यहां लिखा है दुर्गुण विसर्ग संधि, दुर्जन, दुर्दशा, निर्बल, आपका ये निर्मल, अगर ऊपर आधा रे निकला है तो बिल्कुल पक्का आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि वो विसर्ग संधि है। उसके अलावा अगर कहीं आधा से, ये वाला आधा से, अगर कहीं भी आधा से बना है, कोई से भी प्रकार का से, चाहे वो छोटे वाला से, बड़े वाला से हो, चाहे षटकोण वाला से हो, चाहे छोटे वाला से हो, अगर वो आधा करके कहीं भी बना है तो वो हमेशा विसर्ग संधि होगी। जैसे आप पहचान सकते हैं आधा से, आप पहचान सकते हैं आधा से, आधा से, उसके बाद आप पहचान सकते हैं आधा से, इसके बाद आधा से, आधा से, आधा से, आधा से। आप जब भी आपको आधा से दिखाई दे आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो समस्या पैदा होगी ये हमारी समस्या पैदा होती है यण संधि के साथ, क्योंकि यण संधि में भी ये वे रे से पहले आधा वर्ण होता है, लेकिन वहां
ये वे रे से पहले आधा वर्ण होता है, लेकिन यहां समस्या क्या है, इस से के बाद ये वे रे का आना जरूरी नहीं है, क्योंकि आधे से के बाद ये वे रे नहीं होंगे, आधे से के बाद ये वे रे नहीं होंगे, क्योंकि वहां फिर वही बात है, उनमें दोनों साइड में स्वर होता था। ये भी पहचान थी कि वहां आधे वर्ण के बाद में ये वे रे होना जरूरी था, इसलिए यण संधि को पहचानने में तो इसके साथ कोई दिक्कत आएगी नहीं। अर्थात छोटी सी ट्रिक थी, अगर कहीं भी ऊपर ओ की मात्रा दिखाई दे, या ऊपर रे निकला हुआ दिखाई दे, या नीचे रे निकला हुआ दिखाई दे, तब वहां पक्का और या आधा से, छोटे वाला बड़े वाला चाहे षटकोण वाला से आधा दिखाई देता है, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार से आप संधियों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। मैंने दो संधियों के नियम बताए हैं, दोनों को आज मैंने मर्ज करके एक ही वीडियो में आपको बताया है। स्पर्श के लिए क्या स्थिति है, अंतस्थ के लिए क्या स्थिति है, ऊष्म के लिए क्या स्थिति है, स्वर के लिए क्या स्थिति है, ये मैंने आपको बताया है। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिए और विसर्ग संधि को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार।